ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व। आप सभी लोग जानते हैं कि केंचुआ एक किसानों का मित्र भी कहलाता है। तो इस पार्ट में हम केंचुए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसकी संरचना में जितने भी अंग होते हैं, तंत्र होते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे और ये किसानों के लिए कृषि में किस तरह से महत्व है, मतलब इसका क्या योगदान है कृषि के अंदर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले वही वैज्ञानिक नाम पर आते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेरेटिमा ओस्थुमा। क्या होता है बच्चों? फेरेटिमा ओस्थुमा। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना यदि हम देखते हैं तो इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। कैसा होता है बच्चों? द्विपार्श्व सममित। हमने आपको 11th में बताया था कि द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या है। जब किसी जीव को मतलब अधर से नीचे तक दो समान भागों में काटा जाए तो बराबर भाग बढ़ जाते हैं। तो बताया जाता है कि ध्यान रखना है बच्चों, द्विपार्श्व सममित का मतलब दो समान बराबर भागों में बढ़ जाता है जिसको हम बीच में से काटते हैं। और बेलनाकार दिखाई देता है, अर्थात ऊपर से थोड़ा नुकीला होता है, बल्कि नीचे से ध्यान रखना है इसका सिरा गोल होता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी लंबाई की। लंबाई जो होती है इसकी वो होती है 150 mm। कितनी होती है बच्चों? 150 mm इसकी लंबाई होती है। मतलब लंबाई किस तरह से इसको सीधा कर नापते हैं तो 150 mm इसकी लंबाई आती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है 3 से 5 mm होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 से 5 mm। अब बात करते हैं बच्चों कि इसमें आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इसका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। किसमें बटा होता है बच्चों? खंडों में। अर्थात इसमें खंडी भवन की क्रिया होती है और वास्तविक खंडी भवन होता है इसके अंदर, अर्थात इसका शरीर खंडों में बटा होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसके शरीर में कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं। याद रखने बच्चों, इसके शरीर में कितने खंड पाए जाते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं। और बताया जाता है कि इसके अंदर सिर का अभाव होता है। जो मुख जो होता है वो पहले खंड में होता है और मुख एक मोसल संरचना द्वारा ढका रहता है, अर्थात मुख के पास एक मोसल संरचना लटकी रहती है जिसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोस्टोमियम। इसका पहला जो खंड होता है जिसमें मुख उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं परितुंड। क्या कहते हैं बच्चों? परितुंड। दोनों में अंतर समझना। प्रोस्टोमियम तो क्या है, जो मुख है उसके पास एक मोसल संरचना पाई जाती है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, बल्कि जो इसका पहला खंड होता है जिसके अंदर मुख उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? परितुंड कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि शरीर के अंतिम खंड पर, ये वाला खंड है, शरीर के अंतिम खंड पर मलद्वार के रूप में गुदा उपस्थित होती है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी त्यागता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, एक हम वयस्क केंचुए की बात करते हैं। वयस्क का मतलब पूरी तरह से विकसित केंचुआ है जो उसकी बात करते हैं। तो उसके बताया जाता है कि 14वां, 15वां, 16वां खंड आपस में मिल जाते हैं। कौन कौन से खंड? 14वां, 15वां और 16वां खंड आपस में मिल जाते हैं, एक मोटी संरचना अर्थात पट्टी के समान संरचना बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइटेलम। अब ध्यान रखना है क्लाइटेलम के बारे में, आपको याद रखना है क्लाइटेलम के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार का रस निकलता है। वो रस क्या करता है? इनके अंडों की सुरक्षा के लिए एक संरचना बनाता है, कोकून। क्या होता है? कोकून। कोकून का मतलब अंडे के बाहर की तरफ एक आवरण चढ़ जाता है। वो आवरण इसके द्वारा, जो क्लाइटेलम के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं उससे जो रस निकलता है उसके द्वारा बनता है। अब ध्यान रखना है बच्चों, इसके 5वें वे 6ठे कोमा 6ठे वे 7वें कोमा 7वें वे 8वें 8वें कोमा 9वें खंड के बीच बीच में बताया जाता है अलग अलग छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको
शुक्रधानी छिद्र या रंध्र कहते हैं। ध्यान रखना है 14वें खंड में इसका मादा जनन छिद्र होता है, जबकि बताया जाता है कि 18वें खंड में नर जनन छिद्र उपस्थित होता है। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शरीर के प्रथम, अंतिम और जो क्लाइटेलम जो खंड होते हैं। क्लाइटेलम का मतलब कौन कौन से? 14वां, 15वां और 16वां। इन खंडों को छोड़कर से सभी भागों पर बताया जाता है कि एस आकृति के सूक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एस आकृति के सूक। इस तरह से एस आकृति के समान क्या होते हैं बच्चों? सूक होते हैं। ये सूक बालों के समान संरचनाएं होती हैं और इसके शरीर पर उपस्थित होते हैं और इनमें संकुचन और फैलने की क्षमता होती है, अर्थात इसको गति कराने में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। आपको पता है ये उभयलिंगी जंतु है, अर्थात इसमें नर और मादा भाग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। चित्र में आप पृष्ठ दृश्य और अधर दृश्य को देख पा रहे हो। पृष्ठ दृश्य मतलब पीछे का भाग और अधर दृश्य मतलब आगे का जो भाग है उसको आप देख पा रहे हो इसमें। अब बात आती है इसके श्वसन तंत्र की। ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र आप जानते हो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो तंत्र होता है उसको श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है, अर्थात श्वसन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से करता है, अर्थात इसमें गैसों का विनिमय जो होता है, आदान प्रदान होता है, वो किसके माध्यम से करता है? वो त्वचा के माध्यम से। जो त्वचा होती है इसके माध्यम से ही ये O2 ग्रहण करता है और इसके माध्यम से ही ये CO2 त्यागता है। बताया जाता है कि इसका देह गुह्य जो द्रव होता है उसके अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं? ग्रहण कर लेती हैं। ग्रहण करने के बाद आपको पता है इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि इसे ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद बताया जाता है कि जब ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है और उसके माध्यम से जो CO2 गैस बनती है, उस CO2 गैस को रक्त प्लाज्मा के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अर्थात त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी बच्चों श्वसन तंत्र की बात। अब बात आती है इसकी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र आप जानते ही हो, ये रक्त के संबंधित होता है, जिसमें आप पहले ही पढ़ चुके हो, जिसमें हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त कोशिकाएं बहुत सारे भाग लेते हैं जो कि रक्त प्रसरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बताया जाता है कि इसमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा बच्चों? बंद प्रकार का। बंद प्रकार का आप समझ रहे होंगे, जो रक्त का प्रवाह होता है वो बंद नलिकाओं के अंदर होता है, अर्थात रक्त बाहर न बहकर नलिकाओं के अंदर बंद रूप से बहता है, जिसे हम बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें रक्त के अंदर आरबीसी का अभाव होता है, मतलब रेड ब्लड सेल जो होती है, जिसको रक्ताणु भी कहते हैं, वो इसके अंदर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। और बताया जाता है कि इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में घुला रहने के कारण, सीधी सी बात है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है, जिसके कारण इसके रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हृदय बताया जाता है कि 4 जोड़ी नलिकाकार एक तरह से पेशी है, स्पंदनशील। स्पंदनशील का मतलब फैलने और सिकुड़ने वाला, और कपाट युक्त। कपाट जानते हो, वाल्व भी पाए जाते हैं जो कि एक तरह से ब्लड को रोकने का और उसको भेजने का काम करते हैं, पाया जाता है, जो कि 7वें, 9वें और 12वें, 13वें खंड में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है। हम इस पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स आपको भेज रहे हैं, उनको आप कंटिन्यू उतार लें। पेज संख्या ऊपर नोट्स पर लिखी हुई है, जिसको आप अपनी पुस्तिका में पेज संख्या को देखते हुए क्रम वाइज उतारें। और आपके यदि कोई अक्षर समझ में नहीं आता है तो उसको आपके मोबाइल से कैमरे के अंदर जूम कर देखकर आप स्पष्ट रूप से उसको समझकर उतार सकते हैं। और जो वीडियो हम भेज रहे हैं इसको ध्यान से सुनें और सुनकर इस नोट्स पढ़ें, उनको उतारें। मैं मानता हूँ आपकी अच्छी तरह से समझ में
आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लगातार इसके वीडियो आपको भेजते रहेंगे। नोट्स हम आज इसके एक साथ भेज रहे हैं। ये 2-3 दिन का चैप्टर है, उसके बाद नया पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।